नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहे जाते हैं उनमें कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन भारत के लोकल बाजार में पिछले 10 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस पर बीजेपी बिल्कुल ही प्रदर्शन नहीं कर रही है। विपक्ष जो कांग्रेस है या दूसरे दल हैं वो तो सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, बिजली की मांग बढ़ने लगी है, जून के पहले हफ्ते का जो निर्यात था वो कोरोना पूर्व काल के जैसा हो गया है। तो इस तरह के जो उर्वरक हैं, मई के महीने में किसानों ने काफ़ी उर्वरकों को की खरीद की है। अब देखिए, हमने ऑर्गेनिक खेती का आंदोलन चलाया, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में की सेहत में सुधार हो रहा है। जो सेहत बिगाड़ देता है उन्हीं उर्वरकों के डेटा से हम बता रहे हैं। जबान अब फिसल रही है, उम्र भी होने लगी है। दूसरी खबर गोवा की है। गोवा की बात मैं क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि इस खबर से आप ये समझ पाएंगे कि जिसे जो काम तय किया गया है वो काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, जुलाई 2019 में 10 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में चले गए। सुप्रीम कोर्ट का पुराना एक अन्य मामले में आदेश है कि अगर कोई अयोग्यता का मामला हो तो 3 महीने के भीतर स्पीकर को फैसला देना है। 10 महीने हो गए, गोवा के कांग्रेस अध्यक्ष को आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा गोवा के स्पीकर को कि आप जल्दी फैसला दें। 10 महीने सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही उन्हें 3 महीने में फैसला देना था। तो ये सब दल बदल के माहौल में सहूलियतें पैदा करने के लिए की जा रही हैं। पता नहीं आप नोट करते होंगे कि नहीं नोट करते होंगे, कौन लोड ले इन बातों का। दूसरी जो खबर ये है कि मुझे लगता है कि ये जो सैंपल टेस्ट की खबरें आ रही हैं इन्हें भी टेस्ट करने की ज़रूरत है। क्यों, मैं ज़रा सा पढ़ के बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट के अनुसार 13 जून को भारत में कुल 1,51,432 टेस्ट हुए। याद रखिए 1.5 लाख। 14 जून को 1,15,519 टेस्ट हुए। 24 घंटे में 35,913 सैंपल टेस्ट कम हो गए और 15 जून के डेटा के अनुसार फिर से 1,54,935 टेस्ट हो गए। इस बार 24 घंटे में 39,416 अधिक टेस्ट हो गए। अब यह आदेश दिया गया है कि दिल्ली में 48 घंटों में ही सैंपल टेस्ट दे दें। यही आदेश अगर बहुत अच्छा है तो मरीज तो सारे भारतीय हैं, तो उनके भी सैंपल के टेस्ट तुरंत मिल जाने चाहिए, चाहे पटना वाले हों, चाहे उत्तराखंड वाले हों, चाहे गुरुग्राम वाले हों, चाहे नोएडा वाले हों। उन्हें क्यों नहीं समय पर टेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं? क्यों वेटिंग लिस्ट जो है, इंतज़ार करने की जो अवधि है वो बढ़ती चली जा रही है? इस बीच दिल्ली जो है वो अपने आप को तैयार करने लगी है। एक आंकड़ा ज़रूर है कि मई के महीने में 5.5 लाख मरीज जब हो जाएंगे संक्रमण, तब यहाँ पर 88,000 से लेकर 1 लाख तक अस्पताल के बिस्तरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी को देखते हुए दिल्ली में ही राधा स्वामी सत्संग का एक बहुत बड़ा मैदान है, 25 एकड़ की ज़मीन है। वहाँ पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बड़ा सा क्वारंटीन सेंटर जैसा बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इसमें 10,000 बिस्तर हैं। ये सारे सवाल मुकेश ने पूछे हैं कि 10,000 बिस्तर बना रहे हैं तो 10,000 डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, इनमें ऑक्सीजन की पाइप वाले बिस्तर कितनी हैं, कहीं ये क्वारंटीन सेंटर तो नहीं है, क्या ये आईसीयू है, किस तरह के है। तो आप इन तरह की खबरें हैं। दूसरी खबर यह है कि दिल्ली में, ये अमीर लोगों के लिए अच्छी खबर है कि जो 5 स्टार होटल है ताज मानसिंह, उसको गंगाराम अस्पताल से अटैच कर दिया गया है। एक कमरे का किराया 5,000 देना होगा और ऑक्सीजन अगर की ज़रूरत होगी तो 2,000 प्रतिदिन देना होगा। कमरे का किराया भी प्रतिदिन, और ये पैसा मरीज को देना पड़ेगा। मरीज अस्पताल को देगा, अस्पताल होटल वाले को देगा। तो आपको ये तय करना है। इसके अलावा सूर्या होटल को भी दिल्ली सरकार ने कोविड से जोड़ दिया है और इसका दौरा करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी गए थे। लेकिन ये जो 10,000 बिस्तरों का जो मामला है, इस तरह के विश्लेषणों से बचिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा या एशिया की सब्जी मंडी की तरह सबसे बड़ा अस्पताल होगा। ये देखिए कि अभी जो ज़रूरत है, जिस तरह के लोग गंभीरता के शिकार हो रहे हैं, उसका पालन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो शरद हैं हमारे साथ
और मुकेश ने भी बातचीत की है राधा स्वामी सत्संग वाले अस्पताल के बारे में। पहले वो सुन लेते हैं मुकेश ने जो बातचीत की है। दिल्ली में कोरोना के मामले 42,000 से ऊपर निकल चुके हैं। 1400 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके खतरे को देखते हुए दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें करीब 10,000 बेड होंगे। मैं यहीं पर हूं, आप देखें कि कितना बड़ा ये हॉस्पिटल बन रहा है, जिसमें 10,000 बेड होंगे। मेरे साथ डीएम साउथ बीएम मिश्रा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये जो अस्पताल है किस तरह का होगा, क्या तैयारियां हैं? देखिए, ये कोशिश में हम ये हैं कि 500 बेड के करीब 20 मिनी हॉस्पिटल्स इसमें इंकॉर्पोरेट करें और करीब टोटल बेड की संख्या 10,000 की हमने रखी हुई है। उसमें 10% जो है ऑक्सीजनेटेड बेड की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। कोविड केयर सेंटर एंड कोविड हेल्थ सेंटर जो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गाइडलाइंस है, वो कैटेगरी में यह हॉस्पिटल बनाने की कोशिश में है। और हर 500 बेडेड हॉस्पिटल जो इसमें होगा वो अराउंड 5 to 10 इनक्लोजर्स में डिवाइडेड होगा, 50 to 100 बेड्स ईच। और इसको हम वेरियस पैथोलॉजी से एज वेल एज दी जो रिफरल फैसिलिटीज़ से भी जोड़ेंगे, एम्बुलेंसेज भी रखेंगे। हम मिलिट्री पैरामिलिट्री से के भी संपर्क में हैं, बहुत ही प्रॉमिजिंग एश्योरेंसेज मिल रहे हैं। और हम उनके भी सहयोग से, दिल्ली गवर्नमेंट के सहयोग से बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट भी हमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं अपने CSR इनिशिएटिव के तहत। हम बहुत ही आशान्वित हैं कि बहुत जल्दी हम इसको बना लेंगे। सर, ये ऑपरेशनल कब से होगा सर, कब किस डेट से होगा? एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, इसीलिए युद्ध स्तर पे काम करा रहे हैं इस पर। हमारी कोशिश ये है कि 30 जून तक इसको हम किसी भी तरीके से बना लें। ये यहाँ पर जो बेड तो हैं, लेकिन बेड के अलावा क्या वेंटिलेटर यहाँ पर होंगे, ऑक्सीजन होगी, क्या इस तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं? मैंने बताया 10% ऑफ बेड्स हम ऑक्सीजनेटेड बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स के बारे में अभी नहीं सोचा है इस पर, क्योंकि उसको सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं उससे कनेक्ट करेंगे पर दो सर्विसेज। एम्बुलेंसेज रखेंगे जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको इमीडिएट मोबिलाइज कर देंगे। तो समवेयर अराउंड 300 से 400 डॉक्टर्स चाहिए होंगे। और हमारे साथ शरद हैं। ऐसा लग रहा है शरद की मामला अब कुछ सीरियस हो गया है तैयारियों को लेकर। जो दावे पहले किए जा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अब काम होते हुए नज़र आ रहा है। इन होटलों को अस्पताल से जोड़ा जाएगा, पर चिंता ये है कि डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, नर्स कहाँ से आएंगे। साथ ही ये भी बताएं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं तेज़ बुखार के कारण, उनकी स्थिति कैसी है, उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या खबर है, दिल्ली के लोग जानना चाहेंगे। पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य की अपडेट दे दूं। उनका कोरोना टेस्ट हुआ था कल रात में। उनको तेज बुखार हुआ और अचानक से ऑक्सीजन का लेवल गिरा, जिसके बाद में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक कोरोना अस्पताल है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहां पे उनको एडमिट कराया गया था। उनका कोरोना टेस्ट हुआ और अच्छी बात है कि वो नेगेटिव आया है। लेकिन फिलहाल अभी जो अस्पताल ने बताया है वो ये है कि उनकी हालत स्थिर है और थोड़ा कल से बुखार भी कम है। हालांकि अभी वो वहीं पर एडमिट है। उनको शिफ्ट करने की अभी बात चल रही है, क्योंकि वो कोरोना हॉस्पिटल है और वो नेगेटिव आए हैं, तो अब वो वहां नहीं रह सकते, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है। जहां तक बात है होटल को हॉस्पिटल का एक्सटेंशन बनाने की, तो ये योजना असल में अगर हम इस पर सोचें कि ये कैसे होगा, तो देखने में तो लग रहा है कि अस्पताल जो है वो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो इन होटलों में लगा देगा और उसके बदले में उसको पैसे भी मिलेंगे, वो चार्ज भी करेगा। लेकिन ये समस्या जैसा कि आपने बताया ये आएगी, क्योंकि अभी ही जो अस्पतालों में जो मौजूदा सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि क्योंकि ये प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ पर मरीज जो है वो इलाज के पैसे देता है, तो जो अस्पताल हैं, ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जिनको 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल दिए गए हैं, ये अपने मरीज की जो देखभाल है वो ठीक से करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करनी चाहिए। जब एक्चुअली में जब ये होता हुआ दिखेगा तब हमें एक्चुअल पता लगेगा कि स्थिति क्या है। लेकिन इससे अलग जो स्थिति है, ये तो अभी हम इसी स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, इससे अलग जो स्थिति है वो ये है, हमें सोचना चाहिए कि दिल्ली सरकार ये प्लान कर रही है कि जो स्टेडियम्स हैं, इंडोर स्टेडियम है बड़े बड़े, वहां पर मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए जाए।
तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो ये जो होटल हैं, ये इनकी क्योंकि कैपेसिटी कम है तो अस्पताल यहाँ पर अपना सिस्टम यहाँ लगा देगा, लेकिन जब मेकशिफ्ट अस्पताल बनाना होगा तब उसके लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, नर्स जो हैं, वो कहां से आएंगे? आपके पास जगह तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं, और आप साजो सामान भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स कहां से आएंगे, स्टाफ कहां से आएगा, वो ज्यादा बड़ी चिंता है। फिलहाल होटलों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल का ही एक तरह से एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन है जी। शरद हमारे साथ सोहित भी हैं मुंबई से। सोहित ने एक अध्ययन किया है कि वहाँ सरकार जो कोविड-19 से होने वाली मृत्यु के आंकड़े पेश कर रही है, उसी को लग रहा है कि सही आंकड़े नहीं हैं। सोहित, आगे की जानकारी दीजिए। रवि जी, देखिए, सबसे पहले जैसे बता दूं कि हर रोज करीबन रात 8 या 8:30 बजे, ये जब से कोरोना का पूरा मामला शुरू हुआ है, हर रोज एक मीडिया बुलेटिन होती है जिसमें बताया जाता है कि दिन में कितने मामले आए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है। ठीक है, ये अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल हो चुका है, मई हो चुका है, जून हो चुका है, लेकिन अब पिछले कुछ 20-25 दिन से हो ये रहा है कि जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अचानक से मरने वालों की संख्या जो कम दिखाई देने लगी थी मुंबई में और महाराष्ट्र में भी अगर बात की जाए, तो इसके बाद कई जगहों पर सवाल उठने लगे। तो अब पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये है कि अभी के आंकड़ों के साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो इसलिए बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर कल की बात करूं मैं, तो कल एक दिन में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े हैं महाराष्ट्र में। 24 घंटों में एक दिन में 178 लोगों की मौत हुई है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो इसके ऊपर तो हर कोई खबर कर रहा है, लेकिन उसके नीचे जो चीज लिखी गई है, वो जो एक महत्वपूर्ण चीज है, वो यह है कि इनमें से केवल 2 दिन में केवल 29 लोगों की मौत हुई है। यानी हम बता तो देते हैं कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब ये किया जा रहा है कि पहले उन्होंने कुछ आंकड़े थे जो नहीं दिए हैं, जिसे अब धीरे धीरे हर रोज एडजस्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जो आंकड़े रोज पेश किए जाते हैं, क्या उतनी मौत है या उससे ज्यादा मौत है। जैसे अगर 178 में से केवल 29 लोगों की मौत हुई है और कह दिया गया कि बाकी मौत उससे पहले की है, वो भी नहीं बताया गया वो अप्रैल महीने की है, मई महीने की है या जून महीने की है। और अगर आप रोज 24 घंटों के भीतर एक रिपोर्ट ला रहे हैं और उसके बावजूद आप इसे बता नहीं पा रहे हैं कि ये कब की मौत है, उसे लेकर सवाल उठ रहा है। यानी मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये 24 मई से शुरू होता है। 24 मई से हर रोज के जो बुलेटिन आते हैं या जो रिपोर्ट आते हैं, उसमें रोज रोज मौत के आंकड़े बढ़ा के दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पुराने आंकड़े भी शामिल हैं। तो 24 मई से अगर 15 जून तक की हम बात करें, तो 24 मई से 15 जून के बीच में महाराष्ट्र में 2551 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसमें से जो ठीक जानकारी दी गई है वो केवल 1042 लोगों की है, और बाकी 1509 लोगों की जो मौत हुई है वो कब हुई है उसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो पिछली जानकारी को अब एडजस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद अब सरकार के ऊपर सवाल उठना शुरू हुआ है, और सरकार ने इसके लिए अब एक नोटिस जारी की है 11 तारीख को, और अपने ही जो सरकार में जो अफसर हैं उन्हीं को नोटिस लिखकर कहा है कि आप सही आंकड़े दीजिए। यानी सरकार ही सरकार को कह रही है कि आंकड़े सही दीजिए। जी रवि जी। सोहित, मेरा सवाल ये है, सोहित, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके इस रिसर्च से और जो आदेश है उसके संशोधन के बाद जो 1000 मौत के आंकड़े हैं वो बढ़कर 2000 से अधिक हो जाएंगे? बिल्कुल, ये आरोप यहाँ पर जो विपक्ष में बैठी बीजेपी है उसकी ओर से भी लगाया गया है। और आप भी देखिए, अगर 24 मई से आप कंपेयर करते हैं, 24 मई से 15 जून के बीच में अगर 2500 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, और ठीक यानी 1 या 2 दिन की डिले हो जाती है, कभी रिपोर्ट देने में डिले हो जाती है, तो 2 दिन का भी अगर आप गैप पकड़कर चलते हैं कि 2 दिन पिछली जानकारी भी आप देंगे, तब भी जो सही जानकारी दी गई है वो केवल 1042 मौतों की है। यानी 2500 में से केवल 1000 से ज्यादा लोगों की सही जानकारी दी गई है, और बाकी लोगों की जानकारी अब क्योंकि सवाल उठ रहे हैं तब एडजस्ट किया जा रहा है। जैसे, और उसमें बताया भी नहीं जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा, अगर कहा जाता है कि 24 घंटों में 178 लोग मरे हैं, लेकिन नीचे उसमें लिख दिया जाता है कि 2 दिन में केवल 29 मरे हैं, बाकी पहले मरे हैं। अब पहले कब मरे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उनकी जानकारी इतनी देरी से क्यों दी जा रही है इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब इसे लेकर क्योंकि सवाल उठ रहा है, तो अब एक नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि सही से जानकारी दीजिए। जी रवि जी। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित जानकारी देने के लिए। तो अस्पताल के बिस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या, सैंपल टेस्ट के आंकड़ों को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है।
नोएडा से एक दुखद खबर है कि एक 22 साल की छात्रा ने क्वारंटीन सेंटर से ही अस्पताल में भर्ती थी वो, और उसकी छत से उसने कूदकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। ये इसलिए भी इसके पहले खबर आई थी कि एक राजस्व अधिकारी ने अपने साथ ऐसा कर लिया। हमें ये समझना चाहिए कि ये करोड़ों लोगों को में ये बीमारी फैल चुकी है। इसकी वजह आप नहीं हैं, ये किसी और की गलती, सिस्टम ने फेल किया है आपको, इसलिए समाज में फैला है। वो गलत जमात को लेकर मीडिया ने समझा दिया और अब आप जमात को दोषी देते देते खुद को भी दोषी मानने लगे हैं। ऐसा ना माने। व्यवस्थाओं में कमियां रहती हैं, उससे लेकर संघर्ष करें, उसमें बदलाव आता है। ज़िंदगी ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलजुल कर ही इन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। इस दौरान, तालाबंदी के दौरान, हालांकि प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, तो सबकी सैलरी भी अब धीरे धीरे पटरी पर आ जानी चाहिए जिनकी कट गई है। तो और जो पत्रकारों को भी, बहुत सारी गोदी मीडिया के भी अखबारों के पत्रकारों की नौकरी चली गई। इससे दुखद क्या हो सकता है इस देश में? सोचिए, जिन लोगों ने पत्रकारिता छोड़ के प्रोपेगेंडा किया, उन अखबारों में भी लोगों की नौकरी चली गई है। ये तो कभी होना नहीं चाहिए था। तो खैर, अब बात यह है कि हमारे जो कलाकार बंधु हैं उसमें बहुत सतर्क होते हैं। बड़े कलाकार होते हैं, वो इन झटकों को कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य कलाकार हैं उन पर बहुत बीत रही है और किसी भी सरकार ने ढंग से उनके बारे में नहीं सोचा। इतने राज्यों में, केंद्र में संस्कृति मंत्रालय है, पूरा एक दफ्तर, महकमा, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, ट्यूबलाइट, सब पे खर्चा हो रहा है, लेकिन आपने सुना कि संस्कृति मंत्री का सारे कलाकारों को मिलाकर कुछ कर रहे हैं। कुछ बजट ही होगा जिससे उनके लिए राहत का काम चलाया जा सकता है। नहीं चलाया गया तो देखिए, राजस्थान से ये खबर आई कि कलाकार हैं वो गा कर ही प्रदर्शन कर देंगे, तब क्या करेंगे आप? महीने से कुछ भी, सब कलाकार घर बैठे हैं। बड़े आयोजन भी बंद हो गए, छोटे आयोजन भी बंद हो गए, तो इनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। बोले राम साहब। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आगे आकर देश को जवाब देना चाहिए। पहला, क्या यह सच है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के एक उच्च सैन्य अधिकारी और हमारे सैनिकों को चीनी सिपाहियों ने मार डाला है? नंबर 2, अगर हमारे अधिकारी और सैनिकों की शहादत का वाकया कल रात को हुआ तो इस बारे पुष्टि आज 12:52 के दोपहर के बयान से क्यों हुई और उसमें 1:08 दोपहर को उस बयान में संशोधन क्यों किया गया? नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अब आगे बढ़कर देश को यह बताने का साहस करेंगे कि अप्रैल और मई 2020 के बाद भारत की सीमा के कितने क्षेत्र में चीन ने अवैध कब्जा कर लिया है? तो आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ये प्रश्न उठाया है कि लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो भारतीय जवानों और एक कर्नल लेवल के अधिकारी की जो शहादत हुई है, उसके बारे में डिटेल क्यों नहीं साझा किया जा रहा है, क्यों नहीं अभी तक कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पत्रकार सीमा के हालात को लेकर और जवानों की और अधिकारियों की शहादत के हालात को लेकर सवाल जवाब कर सके। हमारे साथ राजीव रंजन हैं, कादम्बिनी हैं। राजीव, हम यही जानना चाहते हैं कि कई जगह पढ़ने को मिल रहा है कि जो भारतीय पक्ष के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। आधिकारिक संख्या कितनी बताई गई है, क्या डिटेल बताया गया है, क्या अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है जिसमें इन सारी बातों को विस्तार से बताया जा सके, जो सवाल हैं उनके जवाब दिए जा सकें? देखिए, सारे सवालों का जवाब कभी भी नहीं दिया जाता और जब बात
चीन की हो तो और भी चुप्पी साध ली जाती है। ये अभी की नहीं बात है, जब भी चीन की बात कर लीजिए पिछले कई सालों से आप ऐसा ही देखेंगे। जहां तक आधिकारिक बयान की बात है तो बस सेना की ओर से इतना ही बताया गया है कि गलवान घाटी का जो इलाका है वहां सेना के जवान हटने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत हो रही थी और वहां हिंसक झड़प होती है और उस झड़प के दौरान जो है हमारे 3 सैनिक के शहीद होते हैं और दावा ये किया जाता है कि उस तरफ यानी चीनी सैनिक भी 4 से 5 चीनी सैनिक भी मारे गए। ये हमें आधिकारिक तौर पर बताया गया है और यह भी कहा गया है कि ये जो झड़प है, ये जो विवाद पैदा हो रहा है, इसको निपटाने की, सुलझाने की कोशिश जो है हर लेवल पर जारी है। दिल्ली में अगर बात करें तो रक्षा मंत्री के पास जो है CDS तीनों चीफ सेना प्रमुख जो है बाकायदा मिले थे, बातचीत हुई थी कि इस हालात पर चर्चा हुई थी, लेकिन उम्मीद कम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक जरूर ये दावा किया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद सेना की ओर से एक डिटेल जो है एक बयान जारी किया जाएगा। आपको पहले बता दूं कि चीन को लेकर कभी भी जो है सारा डिटेल साझा नहीं किया जाता है कि वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब साफ है कि जो ऊपर से जो कहा जा रहा था कि बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश हो रही है, जमीन पर कम से कम वैसा नहीं था जिसकी परिणति हुई हिंसक झड़प हुई। जी 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 कादम्बिनी हमारे साथ है। कादम्बिनी, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, क्या भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है? चीन ने क्या कहा है और ये ट्विटर जगत में ग्लोबल टाइम्स को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? भारत के पत्रकार जो हैं वो उसे कोट कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि हमने जो संख्या बताई है कि चीन के सैनिक भी मारे गए हैं, वो भारत की किसी मीडिया को कोट करते हुए इसकी जानकारी दी है। तो इन तमाम कन्फ्यूजनों पर जो आप फॉलो कर रही हैं उस पर राय स्पष्ट करें। देखिए रवीश, सबसे पहली बात तो ये कि MEA का माना जा रहा है, विदेश मंत्रालय का हो सकता है कि कुछ देर में एक बयान आए, लेकिन उसके अलावा और आर्मी ने जो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी थी, एक आधिकारिक बयान दिया था, उसके अलावा कहीं से कोई बयान नहीं है, कोई राजनीतिक बयान भी नहीं है। जबकि 45 साल बाद LAC पर इस तरह की एक घटना होती है जिसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो हैं उनकी शहादत होती है, 2 जवान मारे जाते हैं और भी बताया जा रहा है कि काफ़ी सीरियस इंजरीज हैं, इस तरह की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि ग्लोबल टाइम्स को इसलिए कोट किया जा रहा है क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी चाइना में रूल कर रही है उसका ये मुखपत्र माना जाता है और ये बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं। एक तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश जो है उनकी तरफ से हमेशा रहती है। जहां थोड़ी बात की जाती है चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें 5 गुना और लगाकर यहाँ पर ये बताया जाता है ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, और माना जाता है कि एक तरह से वो वहाँ की सरकार की जो राय है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है। जहाँ तक संख्या की बात है, जिसे बाद में ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने वापस ले लिया, असल में वो समस्या ये हुई उनके साथ कि उनकी एक रिपोर्टर ने भारत की एक वेबसाइट को कोट करते हुए ये बताया कि वहाँ पर 5 चीनी सैनिक जो हैं मारे गए हैं यहाँ पर LAC पर जो झड़प हुई है उसमें, और 11 घायल हैं। लेकिन उसको बाद में चीन के तरफ से, ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के तरफ से उसको साफ मना कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, एक नज़र अगर आप उन पर डालें, जैसे PLA के जो चीन की जो सेना है उनका जो कमांडर है वहाँ पर वेस्टर्न कमांड का, वो जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने एग्रेशन किया, गालवान वैली में चीन का सोवरेंटी है, चीन का वो इलाका है, जबकि ये बिल्कुल जानी हुई बात है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। 1962 के बाद भारत का कब्जा गालवान वैली पे है, ये इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से मिलिट्री माइट के जरिए एक तरह से भारत को पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है भारत की जमीन से, दूसरी तरफ एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है दुनिया के सामने कि भारत यहां पर एग्रेसर है, वो चीन के इलाके में घुसा है, जबकि बिल्कुल इस तरह की बात नहीं हुई है ये। लेकिन एक चीन का पुराना देखा हुआ तरीका है कि किस तरह से वो हर तरह से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर वहां के बयान हो और मिलिट्री माइट, इन सब को मिलाकर किस तरह से एक देश पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे एक अहम चीज यह है कि एक राजनीतिक बयान जो आना चाहिए भारत में, वो अब तक नहीं आया है। रवीश जी, जैसा कि कादम्बिनी ने कहा कि जो राजनीतिक बयान आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। शायद इशारा ये है कि विदेश मंत्री बोलें या फिर रक्षा मंत्री बोलें या फिर प्रधानमंत्री बोले। पर कादम्बिनी, हम ये जानना चाहते हैं कि इन प्रतिक्रियाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो अति सक्रिय है, वो बढ़ चढ़कर बयान दे रहा है, वो अपने पक्ष में हवा बनाने की बात अगर मान भी लें तो ऐसे वक्त में जब कोविड-19 का दौर चल रहा है और दुनिया के कई बड़े देश चीन को शक की निगाह से देख रहे हैं, तो कूटनीतिक जगत में तो चीन को बहुत कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड ही भारत के विदेश मंत्रालय के गलियारों में किस तरह से
चीन के विदेश मंत्रालय की सक्रियता का मूल्यांकन किया जा रहा है? और देखिए अभी फिलहाल इस पर कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं टाइट लिप्ड अभी फिलहाल स्थिति वो है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कुछ देर में एक बयान आ सकता है, लेकिन अति सक्रियता जो है वो हमेशा से लगातार हम देख रहे हैं। एक मौका ऐसा भी आया रवीश जबकि वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत संभल जाए, जबकि भारत की तरफ से जब हम लगातार पूछते रहे यहाँ पर यही जवाब आता रहा कि स्थिति जो है उसको बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हम निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो है जो जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कूटनीतिक जगत में किस तरह से चीन अपना पक्ष रखेगा, साफ तौर पर यही नजर आ रहा है। और यही कोशिश जो है वहां का चाहे विदेश मंत्रालय हो या फिर ग्लोबल टाइम्स जो कि सरकार का माउथपीस है वो भी फिलहाल यही कर रहा है। ऐसे हालात में इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि ऐसे हालात में जरूरी है कि हमारे यहाँ से भी बिल्कुल एक साफ एक बयान आए कि आखिर हुआ क्या और इसके बारे में अब नेतृत्व जो है वो क्या सोच रहा है, किस तरह से लोगों के बीच भी देखिए आप लगातार जो चर्चाएं हैं वो यही चल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा का जो कैंपेन है वो चीन लगातार अब चला रहा है। जी, और ये भी देखने की बात है कि कादम्बनी का कहना सही है कि मई के महीने से ये झड़प चल रही है, तनाव की खबरें आ रही हैं। सरकार को और पारदर्शी तरीके से जनता में विश्वास लेना चाहिए, ना तो उधर से प्रोपेगेंडा होना चाहिए, ना इधर से गोदी मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा होना चाहिए कि हम इसको जवाब दे देंगे, हम उसको कर देंगे, और अंत में जाकर आप फुलझड़ी वाली कंपनी का विरोध करते हैं। कुछ तो रिश्ते सामान्य होंगे। तभी तो खबर आई कि मेरठ में एक कंपनी को मेट्रो रेल के एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबंधित एक ठेका मिला जो चीन की कंपनी है, तो कुछ रिश्ते बेहतर भी होंगे। झूला झूला गया, मलापुरम में घूमे साथ में, तो कुछ दोनों के जो रिश्तों के बीच सहजता की बात है, जैसे ट्रंप और प्रधानमंत्री एक दूसरे को फ्रेंड कहते हैं, इधर भी फ्रेंड ही कहते होंगे, तो बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी दर्शकों को या जनता को ये विश्वास में सरकार को 2-3 लाइन की प्रतिक्रिया से ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि मामला क्या है। एक्सपर्ट कुछ और लिख रहे हैं, उनके बीच बहसों का घमासान है। राजीव, हम ये जानना चाहते हैं कि 10 जून को बयान आता है दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि स्थिति सामान्य की तरफ अब लौटेगी, दोनों तनाव को हल्का करेंगे। 13 जून को भारत के रक्षा प्रमुख जनरल MM नरवाने साहब कहते हैं कि पूरी जो रेंज है भारत चीन सीमा की, उस पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। 3 दिन बाद हमें ये देखने को मिल रहा है। तो खुद ही अब उनके बयानों में और जो घटना से संबंधित जो संक्षिप्त खबरें आ रही हैं, आधिकारिक ही सही, उनमें बहुत अंतर्विरोध दिखता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सबके पीछे अगर पृष्ठभूमि देखें तो 6 जून को कोर कमांडर लेवल पर यानी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर जो उस इलाके का सबसे टॉप कमांडर होते हैं उसके लेवल पर बातचीत होती है, उसके बाद ये सारे बयान आते हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो बयान आए हैं या जो दावा किया गया है जमीन पर कम से कम वैसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो कम से कम जमीन पर जिस तरह से हाथापाई हुई है, जिस तरह की मारपीट हुई है, वो कम से कम प्रोफेशनल आर्मी में नहीं होता है। हालांकि इसको एक्ट ऑफ वार नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर गोलीबारी नहीं चला है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई है वो साफ तौर पर लगता है कि दोनों सेनाओं के बीच में जो दावा किया जा रहा था कि आपसे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, विवाद सुलझाए जाएंगे बातचीत से, वो कम से कम वैसा नहीं था। विश्वास की कमी थी और वो खाई कितनी गहरी थी कि मारपीट की नौबत आ गई, ये समझने वाली बात है। जी जी हम ये भी बता दें कि जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर हमारी कमेंट्री और हमारे सहयोगियों के साथ देख रहे थे वो ताज़ा तस्वीरें नहीं हैं, वो पुरानी तस्वीरें हैं। और अब हम बता दें कि जैसा कि मैं कह रहा था कि चीन से अभी इतनी दुश्मनी नहीं हुई है कि हम फुलझड़ी के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों को भी यहाँ से बाहर कर दें। तो पटना से मनीष कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है कि वो एक मास्क बनाने की फैक्ट्री पटना में खुल गई है। ऐसी खबरें बिहार से बहुत कम आती हैं फैक्ट्री खुलने की, और उसमें भी चीन का बड़ा योगदान है। तो ये वीडियो रिपोर्ट देखते जाइए, ब्रेक के बाद मैं लौटकर आ रहा हूँ। यहाँ पर N95 और 3 प्लाई मास्क बनाने का जो है लाइसेंस डुमरी बुजुर्ग में एक कंपनी को मिला है। पहला बात तो है कि जो भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जो भी 3 प्लाई के नाम पर बाजार में बेचे जा रहे हैं वो 98% नकली हैं। पहला तो नोज पिन होना चाहिए, दूसरा मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक आता है, इसके अंदर में मेल्ट ब्लॉन फैब्रिक होना चाहिए जो कोई लगा ही नहीं सकता है। वो 2500 रुपये किलो का आता है। 3 लेयर चल रहा है, यही 3 लेयर है।
और जो आप N95 के बारे में जानते हैं वो देखिए 5 लेयर में है। वो ओरिजिनल जो मास्क बनता है N95 इसके अंदर 5 लेयर होना चाहिए। और देखिए इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, ये हॉट कॉटन इसको कहा जाता है फैब्रिक, और ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल कागज की तरह होता है। इसको अगर फाड़ा जाए तो ये फैब्रिक फटना है, इसको यही एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया। जो इसका बैक्टीरिया होता है वो 12 ओजोन में होता है कोरोना का, और ये 3 ओजोन तक भी रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सबसे कॉस्टली अफेयर है। मैंने पहना हुआ है, ये कितना सही है कितना गलत है? देखिए अगर आप इजाज़त दें कि इसको काटना है हमें, काट के तो अगर हम काट दें इसको और अगर 5 लेयर निकल जाए जिसमें 2 मेल्ट ब्लॉन्ड फैब्रिक होना चाहिए और एक हॉट एयर कॉटन होना चाहिए, तभी ये असली है, अन्यथा ये नकलीपन है। अगर आप इजाज़त देंगे तो इसको हम काट के आपको दिखाएंगे। और ये है 3M, और 3M में इंडिया में 2 ही 3 आदमी को लाइसेंस है, और बाज़ार में जाइएगा तो इस फुरियस शराब की तरह ये चारों ओर बिकता है। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। एक खबर अभी आ रही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वहाँ पर 163 दिन पहले कुछ सफाई कर्मचारियों को हटा दिया गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बदल दिया गया तो वो अपने साथ नया कर्मचारी ले आया। लेकिन वहाँ पढ़ने वाले कानून के छात्रों की जिम्मेदारी देखिए कि उन्होंने लंबा संघर्ष किया अपनी पढ़ाई और परीक्षा के बाद इन मजदूरों के लिए। तो अभी उन्होंने मैसेज भेजा है, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने और दूसरी जगह से पुष्टि नहीं की है। अब वो कह रहे हैं कि कल 15 जून को दिल्ली श्रम मंत्री ने मजदूरों, छात्रों और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ एक बैठक की और उनके द्वारा विश्वविद्यालय को सभी बर्खास्त मजदूरों को काम पर वापस लाने के निर्देश दिए। देखिए ये नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, लड़के लड़कियां हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की अपने कॉलेज के, अपनी यूनिवर्सिटी के सफाई मजदूरों के लिए लड़ने के लिए। कितनी खूबसूरत बात है कि 163 दिनों तक इनके लिए लड़ते रहे और वापस इन्हें काम दिलाने में सफल हो गए। तो आप सब इनके लिए ताली बजाइए। और दूसरी खबर ये है, मोहम्मद गजाली हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। गजाली, ये बताएं कि एक खबर आप पिछले दिनों ये भी कह रहे थे कि पंजाब में जो प्रोफेशनल कोर्स की हुई लड़कियां हैं वो भी अब मनरेगा में काम करने लगी हैं। अब आप बता रहे हैं कि आशा वर्कर पर हमला हुआ है, क्योंकि वो रिपोर्ट कर दे रही हैं कि कौन से गांव में बाहर के मजदूर लाए गए हैं खेती किसानी के लिए। तो इन सब मामलों पर आप विस्तार से प्रकाश डालें, हम अंधेरे में हैं। जी, सबसे पहले तो जो आपने बात की कि जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं जिन्होंने MA BEd किया है, ऐसे कई क्वालिफाइड बच्चे हैं जो आज खेतों में काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि टीचिंग की जो जॉब्स हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, पिछले 10 से 15 साल जो अकाली दल की सरकार रही है या 3 साल की जो कांग्रेस की भी सरकार रही है, उसमें भर्तियां उतनी नहीं हुई हैं। कई बच्चे जो हैं इस वजह से भी नौकरियों में नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है बाहर जाने का भी, कि लोग बच्चे जो हैं बाहर जाते हैं नौकरी की तलाश में। लेकिन कई गरीब घर के बच्चे हैं जिन्होंने 2.5 लाख या 3 लाख MA BA BEd ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए खर्च किया कि आगे जाके वो हेडमास्टर लग सकेंगे सरकारी स्कूलों में। तो उनकी मजबूरी ये है कि अब नौकरियां नहीं हैं और मजदूर ना होने की वजह से चावल की बुआई का सीजन है पंजाब में, तो लोग अपने ही जमीन में या किसी के यहाँ एज ए मजदूर कह लें, वहां पर जाके खेतों में काम कर रहे हैं। हमने जो स्टोरी भेजी थी वो मानसा जिले की कुछ लड़कियां थी जो जिन्होंने BEd का कोर्स किया हुआ है और वो वहां पर खेतों में काम कर रही थी। दूसरी खबर जो है वो आशा वर्कर्स से रिलेटेड है कि आशा वर्कर्स जो पंजाब में है वो पिछले 3 महीने से, अगर आप कहें कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन है, पंजाब में फ्रंट लाइन वॉरियर्स आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में कई तरह के हाउस
टू हाउस सर्वे किए हैं, डोर टू डोर सर्वे किए हैं। पहले यहाँ पर जो है एक होला मोहल्ला करके त्यौहार है सिखों का, जिसमें काफ़ी भीड़ हुई थी, जहाँ से एक शख्स को कोरोना हो गया और उसके बाद उसको सुपर स्प्रेडर बताया गया। तो इस तरह के डोर टू डोर सर्वे करते करते अब हालात ये हो गए हैं कि अब जो भी लोग पंजाब में बाहर से आ रहे हैं तो उनकी भी जानकारी उनको हर गांव में जो आशा वर्कर्स हैं वो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को ये देती हैं कि कौन बंदा क्वारंटीन में वायलेटर है या कौन बाहर से आए हैं, उनकी टेस्टिंग हुई है या नहीं। तो अब पिछले कुछ दिनों से जो मजदूरों को किसान लेकर आ रहे हैं उसमें भी कई तरह के आप कह लें कि मजदूरों की किसानों की भी मजबूरी है कि पासेस 40 मजदूर लाने के होते हैं, लालच में वो 50 से 60 ले आते हैं। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर का हुआ है, जहां पर एक किसान ने मजदूर बुलाए बिहार से और उनको क्वारंटीन वगैरह या उनकी टेस्टिंग नहीं करवाई थी, जिसको लेकर जो है ये आशा वर्कर है वहां गुरदासपुर में बटाला शहर की, जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी और उससे गुस्से में आकर उनके ऊपर ये अटैक हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली साहब जानकारी देने के लिए। कई बार मार्केटिंग कंपनियां पैसे खर्च करके सेवा भाव से नहीं, बड़े बड़े नेताओं को ब्रांड में बदलते रहती हैं, लेकिन नेताओं को असली ब्रांड बनाते हैं कार्यकर्ता। और बाज़ार की भी समझ जो है वो राजनीति की अलग होती है। अब मास्क का ज़माना आया, चुनाव होने वाले हैं, तो उन मास्क पे जिन पे जो मेडिकल संदेश लिखे होने चाहिए थे, अब नेताओं के चेहरे चिपका दिए गए हैं। अतीत में निकट अतीत में, सुदूर अतीत में नहीं, जैसे मोदी गमछा, मोदी कुर्ता वगैरह वगैरह लोकप्रिय हुआ, तो अब मोदी मास्क भी चल पड़ा है। तो ये तो आप देखिएगा ही, लेकिन संक्षिप्त राजनीतिक खबरें भी थोड़ी देख लीजिए। राज्यसभा चुनावों से पहले राजस्थान बीजेपी ने आज जयपुर में विधायकों की बैठक बुलाने के बाद उनको शहर के एक बड़े होटल में भेज दिया। कहा जा रहा है कि वहां विधायकों के लिए चिंतन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा। कांग्रेस के विधायक पहले से ही दिल्ली जयपुर हाईवे के एक होटल में हैं। राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस को 2 सीटों के लिए पहली प्राथमिकता के 51 वोटों की जरूरत है और उसके पास 107 विधायक हैं। लेकिन बीजेपी ने राज्य की 3 सीटों के लिए चौथा उम्मीदवार उतारकर चुनावों को अलग रंग दे दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर अपना विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि महामारी के समय में ये असंवेदनशील फैसला है। उन्होंने लिखा है कि सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो उन पर इस तरह से आर्थिक बोझ न डाला जाए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए कुछ शायद डिमांड आई 1-2 जगह से कि पॉलिटिकल लोगों के मास्क मिल जाएंगे क्या, तो हमने मोदी मास्क और कमलनाथ के, शिवराज जी और अपने राहुल गांधी के चेहरे वाले मास्क तैयार करवाए। तो प्रोटेक्शन के साथ साथ ये प्रचार भी कर रहा और राजनीतिक प्रपंड भी पूरा कर रहे हैं। मोदी मास्क की लोकप्रियता के कारण सबसे ज़्यादा डिमांड है। और आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। महाराष्ट्र से चंद रोज़ पहले खबर आई थी कि गणपति पूजा के लिए जो चंदा जमा किया था, तो आयोजन समिति ने उस पैसे को अस्पताल के बिस्तर के इंतज़ाम के लिए दे दिया। बड़ा ही अच्छा फैसला था। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आम लोगों ने मिलकर अपने पैसे से लाखों करोड़ों रुपए बेहिसाब खर्च किए हैं इस दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल मुंबई के भायखला के आसपास के इलाके की हैं। उतनी जानकारी मुझे नहीं है इलाके की। रिचर्डसन क्रूडस ई वार्ड मुंबई कहलाता है। वहाँ पर बीएमसी ने ये फैसिलिटी विकसित की है और इसमें डॉक्टरों की जो टीम है उसने कहा है कि वो मुफ्त में अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए बीएमसी पर किसी तरह का भार नहीं डालेंगे और मरीज़ों की यहाँ पर सेवा करेंगे। काफ़ी साफ़ सुथरा ये बनाया गया लगता है और इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि इसमें
ऑक्सीजन सहित बेड कितने हैं और क्या ये क्वारंटीन सेंटर है या फिर गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि डॉक्टर अलीम सिद्दीकी ने कहा है कि वो और उनके जो कंसल्टेंट हैं, डॉक्टरों की जो टीम है, वो बीएमसी से काम करने के लिए, इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लेगी। तो अच्छा है, जो जितना नेक काम कर सके, नेक काम बढ़ता रहे। अभी दिल्ली में ही जॉइंट मीटिंग हो रही है सेंटर और स्टेट की, बाकी राज्यों का क्या हाल होगा, क्या होगा। अच्छा है कि कम से कम ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री के बयानों में देखिए तो बिल्कुल एक अलग स्थिति नज़र आती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, दुनिया इसका अध्ययन करने वाली है, इसमें किसी तरह की कोई कामयाबी है, इसमें कामयाबी के रास्ते हैं, रोक दिया गया है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ उठ रहे हैं। तो जो हम लोग सवाल उठाते हैं और जो प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्रियों से कह रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों के, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उनको सुनते हुए लग रहा है कि कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन देश की बात देखते रहिए, इधर ही सही बात होती है। 6 से 7 नमस्कार।